तो हम लोग आज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन की एनसीईआरटी रीड करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 है हमारे एनसीईआरटी का, तो क्लास 11th की। तो हम सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो एनिमल एक्यूमुलेट्स अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेक्शन। हम बेसिकली एनिमल्स, हमारे जैसे एनिमल्स जो है वो बॉडी के अंदर उनके यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स, ये सब चीज़ें मतलब प्रोड्यूस होती हैं। कैसे प्रोड्यूस होती हैं? इसके दो जरिए हैं। या तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के जरिए प्रोड्यूस होंगी कि खाने का ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, आयंस मिल रही हैं, चीज़ें मिल रही हैं, या तो हमने उन्हें खाने के अपने खाने में उन्हें ज़्यादा ले लिया हो, उसका इंटेक ज़्यादा कर लिया हो, तो ये दो वे से हमें ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो इसका यहाँ तक की लाइन का मतलब समझ में आ चुका है। फिर आगे चलते हैं। दीज सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली। ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये सब्सटेंस जो बॉडी में है या तो वो टोटली रिमूव हो जाए या तो वो पार्शियली रिमूव हो जाए, बट द पॉइंट इज कि वो रिमूव होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। In this chapter, you will learn the mechanism of elimination of these substances with specific emphasis on common nitrogenous waste. हम बेसिकली इन सब्सटेंस को रिमूव करने का मेथड देखेंगे, एलिमिनेशन का देखेंगे कैसे एलिमिनेट होती है। उसमें भी हमारा जो मोस्टली जो फोकस होगा वो नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल पे होगा। और नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं किसे हैं? जैसे अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये तीन मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट excreted by the animals. Ammonia is the most toxic form and require large amount of water for its elimination, whereas uric acid, being the least toxic, can be removed with a minimum loss of water. होप सो आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी कि जो अमोनिया है वो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होती है और जो यूरिक एसिड है वो लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म होती है। अब अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होने के साथ साथ उसको एक्सक्रीट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी रिक्वायर्ड होता है। अब जिसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा तो वो ऑब्वियसली बात है वो पानी के अंदर ही रहेगा। मोस्ट ऑफ दी वो एनिमल्स वो पानी के अंदर रहेंगे। और जो यूरिक एसिड होता है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है। इसका मैं आपको बहुत प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक ना होता, बेसिकली यूरिक एसिड टॉक्सिक होने का रीजन ये भी है कि पहली बात तो उन्हें वाटर की जरूरत कम है, मतलब उन्हें वो जो यूरिक एसिड है। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। मैनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक इन नेचर। अब बेसिकली जो लोग अमोनिया को एलिमिनेट एक्सक्रीट करते हैं, एलिमिनेट आउट करते हैं, उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म। और जो जानवर जैसे कि बोनी फिशेज होती हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होने चाहिए। तो ये जो होते हैं एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक एम्फीबियंस और बोनी फिशेस जो होती हैं, ये चूंकि अमोनिया एलिमिनेट आउट करती हैं, इस चीज़ को हम अमोनोटेलिज्म कहते हैं। और ये जानवर जो ये प्रोसेस कर पाते हैं उसे हम अमोनोटेलिक कहते हैं। तो वो जानवर अमोनोटेलिक हैं इन नेचर में कि वो अमोनिया एलिमिनेट आउट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये दो वर्ड्स अलग अलग वर्ड्स हैं। ये प्रोसेस का नाम है और ये उन जानवर्स का नाम है जो उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो उन जानवरों को हम अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे जो अमोनिया है, अमोनिया एज इट इज रेडिली सॉल्युबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और दो गिल सरफेस एज अमोनियम आयन। अमोनियम आयन की फॉर्म में ये हमारे बॉडी सरफेस या फिर जो फिशेस के ऊपर गिल्स लगी होती हैं उस गिल सरफेस के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो सकती हैं। ठीक है, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। अमोनिया के रिमूवल में किडनी कोई भी रोल प्ले नहीं करती। अब आगे चलते हैं। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस नेसेसिटेट द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब चूंकि अमोनिया वाले जो एलिमिनेट करते हैं एनिमल, वो तो रहते हैं हमारे पानी के अंदर, तो उन्हें तो पानी की मतलब ऐसे कोई किल्लत नहीं है, कमी नहीं पड़ेगी। पर जो एनिमल जो टेरेस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, जहाँ से अब उन्हें नहीं पता ना कि वो किस जगह पे रह रहे हैं, वो पानी अवेलेबल है या नहीं है, कैसा होगा, तो उसके हिसाब से जो उनकी अडेप्टेशन है वो दूसरे तरीके से बनी। वो उन चीज़ों को एक्सक्रीट आउट करते हैं जैसे एलिमिनेट आउट करने में बॉडी को कम पानी चाहिए होता है ताकि जो उनके बॉडी में कंजर्वेशन ऑफ वाटर रह सके। क्योंकि अगर आप जानते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट उसके अंदर वाटर ही है। तो हमारा वाटर का कंपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। ठीक है, तो इसका बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर के चक्कर में, मतलब वाटर की वजह से हम यूरिया और यूरिक एसिड की ओर बढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल की तरफ जाते जाते। ठीक है, तो मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मेरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। अब जो टेरेस्ट्रियल पे एम्फीबियंस रहते हैं, देखो ये चीज लोग ट्रिक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर एक्वेटिक एम्फीबियंस। अगर आपको दिखे एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस, तो जब एक्वेटिक एम्फीबियंस की बात आएगी तो दे आर अमोनोटेलिक इन नेचर। बट जब हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस की तो दे आर यूरियोटेलिक इन नेचर, यानी दे एक्सक्रीट यूरिया को जो एलिमिनेट करते हैं ऐसे जानवर को हम यूरियोटेलिक कहते हैं। तो वो यूरियोटेलिक की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल्स। बेसिकली इनके बॉडी के अंदर भी अमोनिया होता है, पर होता क्या है कि जो बॉडी के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा होता है, ये हमारे लिवर के अंदर जा करके यूरिया में कन्वर्ट होता है। हमारे लिवर के अंदर साइकिल चलती है और वो यूरिया में उसे कन्वर्ट करती है, जो कि एक लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म है। क्योंकि हमारे बॉडी जो हम टेरेस्ट्रियल, हमारा जब मैं बोल रही हूँ मतलब टेरेस्ट्रियल लोगों की बात कर रही हूँ, तो हमारे पास इतना वाटर नहीं है कि उसे ऐसे ही वेस्ट कर दें, जस्ट अपना एक्सक्रीट आउट करने के लिए हम उसे वेस्ट कर। तो इसीलिए हमारी बेसिकली
अमोनिया हमारी बॉडी में बनता है, फिर वो लिवर के अंदर जाता है और लिवर के अंदर जाने के बाद वो यूरिया की फॉर्म में बनता है, जो कि एक लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म होती है एज कम्पेयर टू अमोनिया। ठीक है, इट इज टॉक्सिक एज कम्पेयर टू यूरिक एसिड, बट इट इज लीस्ट टॉक्सिक एज कम्पेयर टू अमोनिया। ठीक है, डन। तो फिर लिवर के अंदर वो साइकिल चलती है जिससे वो एनिमल जो होता है converted into urea in the liver of these animal and released into the blood which is filtered and excrete out by the kidneys। तो बेसिकली यूरिया जो है वो फिर ब्लड के अंदर जाता है, फिर ब्लड को फिल्टर करते हैं और फिर वो एक्सक्रीट आउट होता है हमारी किडनीज के द्वारा। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया या फिर ये सभी अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट हमारी बॉडीज के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर यूरिया, अगर किसी ने LFT करवाया हो या KFT करवाया हो तो उसके अंदर यूरिया का भी मतलब मेजरमेंट रहता है। तो बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर यूरिया, सब अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट रहती है। क्यों प्रेजेंट रहती है? उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में। हमारी बॉडी में जो किडनी होती है बेसिकली, एक तो हमारा जो आयनिक बैलेंस है उसे मेंटेन करना होता है और हमारा जो वाटर का लॉस है उसे भी ऑस्मोलैरिटी। रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल। तो मैंने बताया अमोनोटेलिक जो अमोनिया करते हैं, यूरियोटेलिक जो यूरिया करते हैं और यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड को बॉडी से एलिमिनेट आउट करते हैं। तो ये आई थिंक ये पैरा जो है वो फर्स्ट पैरा हर किसी को समझ में आ चुका होगा। मैं एक बार लास्ट वाला एक बार फिर से आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो लास्ट में ये है बेसिकली कि some animals of urea, some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity। इसके बारे में ना आपको लास्ट में चैप्टर के एकदम अच्छे से पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है जो यहाँ पे लिख दी गई, जो कि NCERT की एकदम खूबी है। तो जो ये लाइन यहाँ लिखी गई है इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको चैप्टर के एंड में जाके पता चल जाएगा। अब आगे चलते हैं। रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल, ये तीनों चीज़ें याद रखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अमोनिया, जो अमोनिया के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि यूरिया के फॉर्म में हमारा वेस्ट निकल रहा है, फिर हमने देखा कि यूरिक एसिड के फॉर्म में निकल रहा है और वो कौन रिलीज करते हैं? रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट्स। ठीक है, किसके फॉर्म में करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल। तो यूरिक एसिड में सबसे कम पानी की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उसे कहते हैं यूरिकोटेलिक, जो अमोनिया करते हैं उसे कहते हैं अमोनोटेलिक, जो यूरिया करते हैं उसे कहते हैं यूरिकोटेलिक। तो अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं। अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम का हमने सर्वे दिया, निरीक्षण किया काइंड ऑफ, प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। हमने उसमें देखा है कि हर फाइलम के पास कुछ ना कुछ, स्पेशली आर्थ्रोपोडा के अगर अंदर हम जाएंगे तो आपको कई सारे मिल जाएंगे, कॉक्सल ग्लैंड मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको उस एक ही फाइलम के अंदर। तो बेसिकली अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स वेयर एज इन मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ये सब लाइनें याद रखने वाली हैं कि इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स these structures are simple tubular form whereas vertebrates have complex tubular organ called kidney। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, अगर हम देखते हैं ना कि मतलब पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, फिर आगे चलते जाते हैं तो मतलब इनवर्टिब्रेट, फिर यहाँ पे धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रही है। तो टिल इनवर्टिब्रेट्स तक यहाँ पे इसने ब्रॉड लाइन दे दी है कि इनवर्टिब्रेट्स तक जो स्ट्रक्चर है इनका वो सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। पर अगर हम वही वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस वी आर वर्टिब्रेट्स, अगर हम वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होता है जिसे हम किडनी कहते हैं। तो किडनी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन है बेसिकली। ठीक है, तो सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर। तो इसके कुछ स्ट्रक्चर जो हमने एनिमल किंगडम में पढ़े थे, जो ऊपर वाली लाइन का यहाँ पे वो रेफरेंस फिर से दे रहा है कि सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, ये हमने जब अगर हम एनिमल किंगडम किसी ने पढ़ा होगा तो वो पूरा समझ पा रहा होगा कि क्या है। बाकी ये चीज़ अगर आपने अभी तक एनिमल किंगडम नहीं पढ़ी है तो फिर फॉर श्योर आपको ये याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लैटीहेल्मिन्थेस, जिसे हम प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है एक प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की खासियत बता दूं मैं आपको कि वो रीजनरेट कर जाता है, उसको कहीं से काट दो वो अपना पूरा बॉडी फिर से रीजनरेट कर जाता है, किसी भी पार्ट से रीजनरेट कर जाएगा। तो ये किसके अंदर आ रहा है? प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर आ रहा है। बेसिकली प्लैटीहेल्मिन्थेस को हम प्लेटफॉर्म ही कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। ठीक है, काफी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, तो इसे याद रखना चाहिए। तो प्लेनेरिया और रोटिफर्स। ठीक है, तो बेसिकली प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लैटीहेल्मिन्थेस प्लेटफॉर्म, एग्जांपल प्लेनेरिया और रोटिफर्स। सम एनिलेट्स आर एंड द सिफेलोकॉर्डेट्स, जिसे हम कहते हैं एम्फिऑक्सिस और प्रोटोनेफ्रीडिया।
सम एनिलेट्स और सम एनिलेट्स एंड द सिफेलोकॉर्डेट्स, जिसके अंदर क्या होता है, एम्फीऑक्सिस होता है। कुछ एनिलेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर एम्फीऑक्सिस होता है। प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरीली कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रीजनरेशन। प्रोटोनेफ्रीडिया जो रेगुलेशन, प्रोटोनेफ्रीडिया जो होता है वो प्राइमरीली कंसर्न है किसके थ्रू, उसका मतलब काम क्या है बेसिकली, आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम का रेगुलेशन करने के लिए, ठीक है। दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, इसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं, आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम के रेगुलेशन को ही हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम के रेगुलेशन को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थवॉर्म एंड अदर एनिलेट्स। नेफ्रीडिया जो होता है वो एक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होता है, किसके अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर, और कुछ एनिलेट्स के अंदर भी होता है। हमने भी ऊपर ही पढ़ा था, हमने एनिलेट्स का नाम देखो कि सम एनिलेट्स एंड द सिफेलोकॉर्डेट्स के पास एम्फीऑक्सिस भी होता है। तो एनिलेट्स के पास एम्फीऑक्सिस भी होता है और एनिलेट्स के पास क्या होता है, नेफ्रीडिया भी होता है। नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। मतलब वही बात हो गई, ऑस्मो रेगुलेशन वाली बात हो गई कि वो मेंटेन करता है फ्लूइड और आयनिक बैलेंस को भी। फिर आते हैं मालफिजियन टिब्यूल्स, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो मालफिजियन टिब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच। तो मालफिजियन टिब्यूल्स जो होता है, ये इससे क्वेश्चन बनने का रीजन ये भी है ना कि हम मतलब टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ते हैं इसके बारे में, तो जो कॉकरोच वाला क्वेश्चन है तो पूरा ही पढ़ रखा है, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो कॉकरोच से भी आ सकता है और एक तो इससे भी आ सकता है। तो मालफिजियन टिब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच। मालफिजियन टिब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन, दोनों ही काम ये करता है, वेस्ट को भी रिमूव करता है और ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। एंटीनल ग्लैंड and green gland perform the excretory function in crustacean, example like prawns। तो green gland और जो हमारा antennal gland है ये क्रस्टेशियन के अंदर मिलता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ये हमारा बेसिकली डायग्राम है, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम डायग्राम देखते हैं। तो इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट अ पेयर ऑफ किडनी। देखो एक और दो, जब दो चीज़ें होती हैं तो हम कहते हैं पेयर यानी जोड़ा। तो किडनी का आ पेयर, आ यानी एक पेयर, एक जोड़ा है। किसका जोड़ा है, किडनी का जोड़ा है। मैं मैजिक पेन का यूज़ करती हूँ ताकि मुझे इसे मिटाना ना पड़े। तो एक बार मिटा करके फिर से शुरू करते हैं, ठीक है, मतलब शुरू से नहीं शुरू करेंगे, यहीं से करेंगे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर। देखो अ पेयर ऑफ किडनी, आ मतलब वन पेयर, पेयर मतलब ये और ये, तो ये दोनों ही, ये इसका पेयर है, तो ये पेयर में है दो, टोटल दो है पर वन पेयर कहते हैं, ठीक है। तो इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो बेसिकली वन पेयर ऑफ यूरेटर, देखो ये यूरेटर, तो किडनी पेयर में है, यूरेटर पेयर में है और यूरेथ्रा जो है वो एक है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक है, ठीक है। तो फिर से करते हैं, इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। फिगर हमें दे रखी है 16.1। किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लैम्बर। हमारी जो किडनी है वो कैसा स्ट्रक्चर है, ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। बीन अगर देखा होगा आप लोगों ने, अपने घर में बनता होगा, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का है, थोड़ा बहुत कलर आप यहाँ से पहचान भी पा रहे हैं कि रेड के साथ मिक्स्ड है ब्राउन, तो ना पूरा रेड है ना पूरा ब्राउन है, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है हमारा किडनी। तो किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, बीन की शेप, जैसे राजमा शेप भी कह सकते हैं, बीन शेप भी कहते हैं। तो ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है सिचुएटेड बिटवीन दी लास्ट थोरैसिक। हमने देखा होगा थोरैसिक के T1, T2, T3 ऐसे ही टोटल T12 होते हैं, ठीक है। थोरैसिक के 12 होते हैं, तो हमारा जो लास्ट थोरैसिक है T12 से लंबर के 5 होते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। तो T12 से लंबर 3 तक इस दोनों के बीच में ही सिचुएटेड रहता है ये थोरैसिक के लास्ट से और लंबर के थर्ड पर। तो T12 से T3 तक, ये अभी आपने सोचा कि मैंने कहाँ से बोल दिया, तो ये आप पढ़ेंगे लोकोमोशन में, ठीक है। तो तब देख लेंगे आप, तब समझ में आ जाएगा आपको, बाकी भी याद कर लीजिएगा, नहीं पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे क्या है, द किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लैम्बर वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। इस लाइन को तो रट ही लो क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्या पता स्टेटमेंट ही दे दे, कुछ छोटी मोटी चीज़ें इधर से उधर कर दे। तो ये आपको मैंने समझा दिया कि T12 से लेकर के, यानी लास्ट थोरैसिक जो हमारा T12 होता है और थर्ड लंबर तक यानी ये L3, तो T12 से लेकर के L3 थर्ड लंबर तक ये होता है, बीच में होता है उसके बीच में। और जो हमारे वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमेन कैविटी, जो हमारे मतलब ये हमारे एब्डोमेन वॉल की तरफ, उसकी मतलब तरफ अटैच ही होता है, उसकी तरफ ही होता है, तो क्लोज होता है वो हमारी इनर वॉल से। तो यानी कि लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। ईच किडनी ऑफ एडल्ट ह्यूमन मेजर, हर किडनी जो है उसको
मेजर मतलब एक एडल्ट की हमने किडनी मेजर की है, ईच मतलब कि एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों की बात कर रहे हैं, पर पहले भी एक को देख रहे हैं। तो मेजर का इसका मेजरमेंट क्या है, 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, लेंथ जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर है। ब्रेथ जो है इसकी वो 5 से 7 सेंटीमीटर है। और जो इसकी थिकनेस है, जैसे कुछ ना कुछ यहाँ मोटाई आपको महसूस होगी, तो इसकी जो थिकनेस है वो 2 से 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या है, ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन ब्रेथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस विद एन एवरेज वेट ऑफ 120 से 170 ग्राम। एक ह्यूमन किडनी का जो वेट होता है वो 120 से 170 ग्राम के बीच में होता है। 10 से 12 जिसकी लेंथ होती है, 5 से 7 जिसकी ब्रेथ होती है और 2 से 3 जिसकी थिकनेस होती है। उसका एवरेज वेट कितना होता है, 120 से 170 ग्राम, ठीक है। Towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum। तो ये कह रहा है कि अगर मैंने यहाँ किडनी बनाई तो towards the center of the inner concave surface, concave और convex तो आप लोग जानते ही होंगे। केव, जैसे यहाँ देखो केव बन रही है तो ये हो जाएगा कॉनकेव, और कॉन्वेक्स के अंदर जैसे यहाँ पे केव नहीं बन रही, ये अंदर जो है ये हमारा कॉनकेव है, ये हमारा कॉन्वेक्स है, ये वाला इधर से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे केव नहीं, बेसिकली कॉनकेव की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस, ये इनर कॉनकेव सरफेस के सेंटर की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा कॉनकेव है, इसकी अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच। यहाँ पे एक नॉच होती है जिसे हम, ये ऐसे एग्जैक्टली होती है, इसे हम कहते हैं, जहाँ से देखो ये निकला हुआ है हमारा यूरेटर, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स जा रही हैं, चीज़ें जा रही हैं, तो इस नॉच को हम कहते हैं हाइलम, ठीक है। तो towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum through which ureter, blood vessels and nerves enter। यही एकमात्र रास्ता है जहाँ से चीज़ें आ रही हैं और जा रही हैं। तो ये हाइलम है जो कि towards the center of the concave है, ठीक है। तो towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum through which ureter, blood vessels and nerves enter। Inner to the hilum is a broad funnel-shaped space called the renal pelvis, which projection called calycis। The outer layer of kidney is a tough capsules. Inside the kidney there are two zones, and outer is cortex and inner is medulla। मैं समझाती हूँ, यहाँ पे मैं डायग्राम दिखाती हूँ। ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए, ये बेसिकली हमने किडनी को इसको हम काट के दिखा रहे हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ये किडनी का। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किडनी का, हमने ऐसे काटा है। मैं कैसे दिखाऊँ बेसिकली, हाँ ठीक है, समझ गए होंगे। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किसी को पता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो हमने लॉन्गिट्यूडनल से काटा है किडनी को। तो ये देखिए, ये हमारी बेसिकली कवरिंग है, ठीक है, किडनी का बाहर वाला। तो इसे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। वो कवरिंग है, एक हार्ड कवरिंग है, ठीक है। रीनल कैप्सूल के अंदर ये मैंने ये कहा था, यहाँ पे ये हाइलम है। ये जो पोजीशन है यहाँ मेंशन नहीं है, पर दिस पोजीशन इज हाइलम, ठीक है। डन। ये हमारा जो आता है, ये हमारा है रीनल पिरामिड्स। ये किडनी के अंदर ऐसे बना हुआ है, ये रीनल पिरामिड्स है। रीनल पिरामिड्स जो है ये कैलिक्स में ओपन होता है, ठीक है। फिर ये कैलिक्स जो है ये ओपन होता है यहाँ पे, रीनल पेल्विस इस एरिया को कहते हैं। ये देखिए यहाँ मेंशन है कि रीनल पेल्विस, यहाँ पे आके पूरा सब कुछ जितना कैलाइसिस है, मेजर कैलाइसिस और माइनर कैलाइसिस होता है, ठीक है। पहले मेजर में जाता है, फिर माइनर में जाता है, फिर ये रीनल पेल्विस में आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लड वेसल सप्लाई है, फिर यूरेटर में जाकर के जैसे भी करना होता है उसे अपना चला जाता है। ये आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ये रीनल कॉलम है, ये कॉर्टेक्स है, ये बाहर वाला रीजन इज कॉर्टेक्स और अंदर वाला रीजन इज मेड्यूला, ओके। तो देखो मेड्यूलरी पिरामिड, क्योंकि ये अंदर वाला है, ये बाहर वाला जो रीजन है ये कॉर्टेक्स है, और ये रीनल कॉर्टेक्स मैंने बता दिया। और एक मजे की बात की आपने देखा होगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं, इसे कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनाई, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई, ठीक है। तो कॉलम ऑफ बर्टिनाई, इसमें तो क्वेश्चन काफ़ी ऐसे आते हैं कि जो ये कॉलम ऑफ बर्टिनाई है, ये इसका डायरेक्शन कैसे है। तो मतलब आपको ना स्टेटमेंट ऐसे दे देगा कि क्या कहते हैं, मेडुला से वो कॉर्टेक्स की ओर जा रही है, उसे कॉलम ऑफ बर्टिनाई कहते हैं। नहीं, पर द पॉइंट इज कि वो कॉर्टेक्स से टूवर्ड्स मेडुला जाती है, तो उसे हम कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिनाई। यहाँ पे लास्ट अगर मैं आपको लाइन दिखाऊँ, यहाँ लिखा है, देखिए, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द कॉर्टेक्स extend in between the medullary pyramid as renal column of Bertini। उसे हम renal column of Bertini कहते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे क्या है, towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum through which ureter, blood vessels and nerves enter। Inner to the hilum is a broad funnel shaped। हाइलम के अंदर अगर हम देखो, चूंकि अब यहाँ से सब नर्व्स एंटर कर रही हैं, अब इसके अगर हम अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप। मैंने आपको दिखाया ना, ये देखो, ये ब्रॉड फनल शेप, इसी को हम क्या कह रहे हैं, रीनल पेल्विस। तो इनर टू द हाइलम
यहाँ पे हम चलते हैं, कहाँ थे, इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप कॉल्ड द रीनल पेल्विस, ठीक है, विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलाइसिस। उसके अंदर कुछ चीज़ें आकर के जो ये मिली हुई हैं, ये जो चीज़ें रीनल पेल्विस के अंदर जा रही हैं, ये रीनल पेल्विस है, और ये जो प्रोजेक्शन आ रही है इसे हम कहते हैं कैलाइसिस, माइनर कैलाइसिस, मेजर कैलाइसिस, ठीक है, डन। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया होगा, ओके, ठीक है। तो कहा गया, इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलाइसिस। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल। मैंने बताया था कि जो आउटर लेयर है वो टफ कैप्सूल है, जैसे रीनल कैप्सूल हमने लिखा था। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स। इधर वाले को कहते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाले को कहते हैं मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स बाहर वाली है, मेडुला अंदर वाली है, ओके, डन। An inner cortex, there are 2 zones, an outer cortex and an inner medulla. The medulla is divided into a few conical masses, जिसे हम medullary pyramids कहते हैं। ये medulla जो है वो divided है few conical masses में, जिसे हम क्या कहते हैं, medullary pyramids कहते हैं। यहाँ पे हमने डायग्राम में भी देख लिया। तो ये medulla वाला रीजन है जो divided है medullary pyramids की फॉर्म में, ठीक है, डन। तो फिर से करते हैं, द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस। याद रखो ये सब छोटी मोटी चीजें, जो कि जिसे हम कहते हैं द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस, मेडुलरी पिरामिड्स, प्रोजेक्शन इनटू द कैलाइसिस। देखो ऊपर भी कैलाइसिस की बात की है, ठीक है, नीचे भी कैलाइसिस की बात की है, इतना कॉम्प्लिकेट करने की क्या नीड थी, बट ठीक है, दिस इज एनसीईआरटी, मानना पड़ेगा जो भी है। तो यहाँ पे देखो, मैं ऊपर दिखाती हूँ कि एन आउटर कॉर्टेक्स, ये लाइन जो है ये क्या है, इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलाइसिस। यहाँ पे भी कैलाइसिस की बात की गई है। यहाँ पे हम ऐसे एंटर हो रहे हैं, हाइलम के थ्रू पेल्विस में जा रहे हैं, फिर हम प्रोजेक्शंस को देख रहे हैं। और इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस, जिसे हम मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं, और प्रोजेक्शन इनटू कैलाइसिस। इस जगह से हम ऐसे जा रहे हैं कि बाहर कॉर्टेक्स देखा, फिर मेडुला, फिर हमें ये कैलाइसिस दिखी, डन। सिंगल अगर है तो कैलेक्स कहेंगे, और द कॉर्टेक्स पे, ठीक है। आगे मैंने ये जो बात आपको मेंशन की थी एग्जैक्टली, कि वो कॉलम में बड़ी नई वाली बात आ गई कि द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन the cortex extend in between the medullary pyramids as renal columns called column of Bertini. ओके, ये कुछ ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना रहता है और ये ऐसे एक्सटेंड होता रहता है। तो ये कॉर्टेक्स टूवर्ड्स मेडुला, कॉर्टेक्स से मेडुला के बीच में जाता है, ठीक है। तो इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप लोगों को याद रखनी चाहिए। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड हो रहा है, कहाँ जा रहा है, बिटवीन द मेडुला। तो कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टीनी। ओके, तो ईच किडनी हैज, हमने पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया, हमने पीछे के 2 पन्ने अच्छे से समझ लिए हैं, सब कुछ क्लियर है तो फिर थम्स अप कर देना, ठीक है, मतलब कमेंट सेक्शन में लिख देना। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। ईच किडनी यानी एक किडनी के पास 1 मिलियन है, तो 2 किडनी है भैया हमारे पास, यानी 2 मिलियन, हर किडनी के पास 1 मिलियन है, ठीक है। क्या है 1 मिलियन? नेफ्रॉन है। तो ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन, विच आर द फंक्शनल यूनिट, जो कि फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। Nephron is a functional unit, okay, which are the functional unit. Each nephron has 2 parts, the glomerulus and the renal tubule. ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि बेसिकली अभी उसने पहले बोला क्या, उसने ये बोला कि हर किडनी की, जैसे कि हमारी एक किडनी है तो इस किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होंगे। अब ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन के बेसिकली 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो है ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट जो है वो है टिब्यूलर पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज यहाँ पे क्या है, विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, द ग्लोमेरुलस and the renal tubules। तो पहला इज ग्लोमेरुलस वाला पार्ट, दूसरा इज रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट। डन। अब आगे देखते हैं कि ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल है क्या, कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बना ही देती हूँ, एक बार अच्छे से ही वो कर ही देते हैं। तो देखो मैं बना देती हूँ, यहाँ पे जगह देख करके यहाँ बनाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये क्या बताया था मैंने, बताओ ये क्या था, ये मेडुलरी पिरामिड है, ठीक है। अब मेडुलरी पिरामिड को ही मैंने सिर्फ जूम किया है, तो मेडुलरी पिरामिड के अंदर आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है, ये कुछ ऐसे, ये ऐसे, मतलब मैंने कलेक्टिव इंटेंस से पहले बना दी। तो अगर समझ पा रही, जिसने पहले पढ़ा हो थोड़ा बहुत जान जाएगा कि ये मैंने नेफ्रॉन बनाया, ठीक है, दिस इज़ अ नेफ्रॉन। तो बेसिकली ये रीनल पिरामिड्स के ऊपर ऐसे नेफ्रॉन्स दिखते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बोला, मैंने ये बोला कि हर किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं,
ठीक है, यही बात बोली मैंने। तो टोटल बॉडी में कितने 2 किडनी हैं, यानी कि कितने नेफ्रॉन हो गए, 2 मिलियन नेफ्रॉन होंगे लगभग, ठीक है। कोई गिनने का तो नहीं बैठ करके 1 मिलियन इसमें लगभग का, पर एनसीईआरटी बोलती है 1 मिलियन, तो भैया 1 मिलियन मान लो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मैंने ये कहा कि जो नेफ्रॉन होते हैं हमारे, जो ये हमारे नेफ्रॉन रीनल टिब्यूल्स हो गया, ठीक है। तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट हैं, एक है ग्लोमेरुलस, दूसरा है रीनल टिब्यूल। ग्लोमेरुलस के अंदर मतलब बेसिकली ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, तो उसकी बात भी नहीं करते। रीनल टिब्यूल के अंदर क्या क्या आता है, रीनल टिब्यूल के अंदर आता है वो मैंस कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल समझ जाना। फिर आता है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर आता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के अंदर भी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले H, और दूसरा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले के बाद हमारे पास आता है DCT यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर भैया हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमारा जो नेफ्रॉन होता है, हर किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 2 किडनी है तो 2 मिलियन नेफ्रॉन हो गए। तो नेफ्रॉन के अंदर उसको 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया, एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है रीनल टिब्यूल। ग्लोमेरुलस में टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, उसकी बात हम आगे करेंगे, सेंटेंस यही होगा। तो दूसरा है रीनल टिब्यूल की बात करते हैं, तो रीनल टिब्यूल बेसिकली उसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं, 4 क्या 5 हो गई ना, देखो 5 चीज़ें होती हैं। तो पहला इज बोमन कैप्सूल, दूसरा इज पीसीटी, तीसरा इज लूप ऑफ हेनले, चौथा इज DCT और 5वां इज कलेक्टिंग डक्ट। ये सब रीनल टिब्यूल वाला पार्ट है, ठीक है, डन। एक और मज़ेदार बात बताती हूँ विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, और इससे बहुत सवाल पूछा जाता है, फेवरेट है भैया, फेवरेट। तो ये जो ग्लोमेरुलस है और दूसरा ही हमारा बोमेंस कैप्सूल है, तो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, सिर्फ ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल ये दोनों मिल करके मालफिजियन बॉडी बनाती हैं, ठीक है, मालफिजियन बॉडी बनाती हैं, जिसे हम रीनल कॉर्पसल्स भी कहते हैं, कॉर्पसल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि मैं बहुत सुंदर सुंदर लिखूँ, ठीक है, आपके नोट से बनवा दूँ अच्छे से ही तमीज़ से, पर फिलहाल जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ यार, ठीक है, समझा रही हूँ ना, यही मतलब, ठीक है, कमेंट नहीं करते हैं, ओके। तो ये मैंने समझा दिया, ठीक है, नेफ्रॉन, या इसे रहने ही देते हैं एनसीईआरटी में, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ तक, द रीनल टिब्यूल्स बिगिंस विद अ डबल फॉल्ड, हम यहाँ थे, ठीक है, ओके। तो विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ, ठीक है, किडनी की बात हमने कर ली। तो ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल में भी मैंने क्या क्या पार्ट्स होते हैं मैंने आपको बता दिया, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, DCT और कलेक्टिंग डक्ट। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है मैंने बताया ना, ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टेरियोल, फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टेरियोल, a tuft, the glomerulus and the renal tubules. Glomerulus is a tuft of capillary formed by the efferent arteriole, a fine branch of renal arteries. Basically है क्या, एक फाइन ब्रांच, फाइन मतलब बहुत बारीक, एकदम जैसे आपकी मम्मी सिलाई करती हैं, वो बहुत कितने बारीकी से वो सुई और धागे का इस्तेमाल करती हैं। तो है क्या, a fine branch of renal arteries. Blood from the glomerulus is carried away by efferent arteriole. अब देखो मैं इसका बहुत प्यारा सा डायग्राम बनाती हूँ, लाइक आई पर्सनली लव दिस डायग्राम, ठीक है, इतना भी लव करने वाली बात है, पर एज अ बायो स्टूडेंट या तो देखो ये कुछ इस तरीके से, ये बस सही बन जाए, ये हमारा, देखो मैं अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करी, मैं जल्दी बनाने की कोशिश करी ताकि हमारा समय जो है वो बच सके। तो बेसिकली ये जो है, दिस इज आवर बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये बोमेंस कैप्सूल किसका पार्ट है, ये हमारा रीनल टिब्यूल्स का पार्ट है, ठीक है, जस्ट क्लियर किया वहाँ पे। अब रीनल टिब्यूल्स के अंदर ये आर्टरी है, तो मैं रेड से बनाती हूँ, ये उप्स तो बहुत ज़्यादा इसका थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ले लेते हैं, तो ये देखते हैं, तो ये इधर से आई आर्टरी, ये गई आर्टरी, आती है तो भैया जाएगी भी ना। तो ये कुछ कैपिलरीज जाल बना लिया मैंने, बहुत फाइन नेटवर्क, समझ जाओ यार, ठीक है। ये है हमारा एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड ले करके आता है, ये ब्लड ले करके आ रहा है, और दिस इज आवर ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी। अब इसके पास ब्लड लेके कौन आ रहा है, ब्लड लेकर के आ रहा है एफरेंट आर्टेरियोल। अब ये ब्लड लेकर के यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से अब ब्लड उठा के कौन ले जा रहा है, इसे कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। तो ई अवे, मतलब ई से अवे तो नहीं होता, ठीक है, एग्जिट, एग्जिट। तो एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर जाओ, निकलो। तो इफरेंट आर्टेरियोल वो है जो ब्लड लेके बाहर जा रहा है, ठीक है, और एफरेंट आर्टेरियोल वो है जो ब्लड ले करके ग्लोमेरुलस तक आ रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, बस यही एनसीईआरटी में लिखा है कि एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो ब्लड लेकर के ग्लोमेरुलस तक आ रहा है और फिर एग्जिट कर रहा है एफरेंट आर्टेरियोल से। डन 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 डन, ठीक है। और ग्लोमेरुलस क्या है, इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी विच इज अ फाइन ब्रांच, ठीक है, फाइन नेटवर्क होता है, ओके, ठीक है। तो आगे देखते हैं, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल टिब्यूल्स। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टेरियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज
जो फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी से बनी रहती है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन इफरेंट आर्टरियोल। आपको समझा चुकी कि ब्लड जो है वो इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू बाहर जा रहा है। किससे जा रहा है? ग्लोमेरुलस से, ठीक है। द रीनल टिब्यूल्स बिगिन, इसके बाद रीनल टिब्यूल वाला सिस्टम बिगिन हो जाता है। मैंने बता दिया आपको क्या क्या आता है रीनल टिब्यूल्स के अंदर, ठीक है। द रीनल टिब्यूल्स बिगिन विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ये देखो मैंने अभी ये देखो मैंने देखो क्या बनाया, देखो डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये कप लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा आपको, देखो पहले बढ़िया चाय उतारो पी लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है, मतलब होता है ऐसे पर ऐसा नहीं कर सकते। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारा जो है वुमेन्स कैप्सूल है। तो क्या है? द रीनल टिब्यूल बिगिन, रीनल टिब्यूल, अच्छा एक सवाल आया था, मैंने देखा था कि रीनल टिब्यूल कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो काफी लोग मतलब उसमें पीसीटी भी मार्क कर रहे थे कि पीसीटी से, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। रीनल टिब्यूल जो है वो आपका जो है वो वुमेन्स कैप्सूल से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक्जैक्टली मेंशन भी है, देखो द रीनल टिब्यूल बिगिन्स विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल विच एनक्लोज द ग्लोमेरुलस, जो कि ग्लोमेरुलस से मतलब ऐसे घिरा हुआ है, एनक्लोज्ड है, अंदर उसके ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस अलोंग विद वुमेन्स कैप्सूल, क्या बताया था मैंने? ग्लोमेरुलस अलोंग विद वुमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड मालफिजियन बॉडी। देखो वही लाइन आएगी, द ग्लोमेरुलस अलोंग विद वुमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड द मालफिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल्स, ठीक है, मेंशन कर दिया था डन। तो यहाँ पे देखते हैं, इसने बोला फिगर 16.4, देखो भैया देखिए 16, अरे वाह वाह वाह, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये है हमारा वुमेन्स कैप्सूल, ये हमारी आई एफरेंट आर्टेरियोल, ये हमारी गई इफरेंट। अच्छा इस डायग्राम में ना तुम लोग सोच रहे हो कि यार ये कैसे मोटा है, ये कैसे पतला है, और अगर नहीं सोच रहे हो तो सोचो, क्योंकि ये लिटरली ये चीज लॉजिकल है। यहाँ पे प्रेशर बना सके ताकि देखो ये कैसे छलनी की तरह नहीं होता, छलनी की तरह चीजें छन जाए अच्छे से, तो उसका काम ही है छानना, फिल्टर आउट करना चीजों को, ठीक है। इससे लार्ज प्रोटीन जो है वो पास आउट, क्या बोल रही हूँ, लार्ज प्रोटीन जो है वो इससे पास आउट नहीं होती, इसका काम ही है छानना, ठीक है। और ये ऐसा सिलेक्टिव नहीं छानती, बस चीज़ें जो छन गई वो छन गई। कि चाय पत्ती, अब छलनी को नहीं पता ना कि उसे चाय पत्ती ही छानना है, अगर आप वो चाय पत्ती छन जाती है, क्योंकि चाय पत्ती का जो साइज है वो बड़ा होता है, तो इसका काम ही है चीज़ों को छानना। तो ये लार्ज प्रोटीन को छान लेती है, मतलब लार्ज प्रोटीन इससे पास आउट नहीं हो पाते। तो इतना सुंदर सा डायग्राम बन गया है। तो मैंने अभी आपको मैं बता रही थी, ये छानने वाली बात यहाँ से आई थी कि मैं ये कह रही थी कि जो ये हमारा जो साइज है ये ऐसे ही अलग नहीं बनाया हुआ है, इसका एक सिग्निफिकेंस है। ये एफरेंट आर्टेरियोल जो होती है ये थोड़ा सा, इसका जो डायामीटर होता है ये बड़ा होता है, ठीक है। और ये जो इफरेंट आर्टेरियोल होती है इसका जो डायामीटर होता है थोड़ा सा शॉर्ट होता है। ऐसा क्यों? ताकि यहाँ प्रेशर क्रिएट हो सके, प्रेशर ग्रेडियंट बन सके, ताकि छलने वाला जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाए। प्रेशर लगेगा तभी तो छनेगा ना बढ़िया से एकदम। तो ये एफरेंट आर्टेरियोल का डायामीटर बड़ा होता है, इफरेंट का छोटा होता है, बिकॉज इससे प्रेशर लग सके। तो अभी हम मतलब हमने जो पढ़ा है उसके बाद अगर हम करते हैं तो ये हमारा डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हमने कहा वुमेन्स कैप्सूल। ये हमारा एफरेंट आर्टेरियोल, ये हमारा इफरेंट आर्टेरियोल, और दिस इज अवर ग्लोमेरुलस, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया, जो उसने बोला था फिगर देखने को, देख लिया भाई, एनसीईआरटी जिंदाबाद, ठीक है। द टिब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, जिसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहते हैं। अब टिब्यूल देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ? वुमेन्स कैप्सूल से स्टार्ट हुआ। वुमेन्स कैप्सूल से स्टार्ट होने के बाद वो रुका नहीं वहाँ पे, उसने हार नहीं मानी, उसने क्या किया? उसने द टिब्यूल्स कंटिन्यू, अब टिब्यूल्स आगे कंटिन्यू होता है, फर्दर कहाँ से? द टिब्यूल्स कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब हमने वुमेन्स कैप्सूल देख लिया, ग्लोमेरुलस देख लिया, पीसीटी देखेंगे, ठीक है। अभी ग्लोमेरुलस में और भी चीजें देखना बाकी है, वो जो डबल वॉल स्ट्रक्चर है मैं आपको बताऊंगी आगे वो क्या है, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो देखो बेसिकली ये हमारा एक ब्रॉड डायग्राम आपको दिखा देती हूँ, समझ में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मैं बनाऊंगी भी, पर देखो ये हमारी एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ से आया ब्लड आया, ये हमारी ग्लोमेरुलस, चीज़ें फिल्टर आउट हुई। यहाँ पे पैसिव फिल्ट्रेशन होता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, और सिलेक्टिव होता है, मतलब जो चीज़ें फिल्टर हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो इससे फर्क नहीं पड़ता। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसे है कि बस फिल्टर आउट हो जानी है चीज़ें, लार्ज प्रोटीन फिल्टर आउट नहीं हो पाते इससे, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस है हमारा, तो ये ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर यहाँ से क्या निकली? यहाँ से निकली इफरेंट आर्टेरियोल, ई से एग्जिट, ठीक है। तो ये ब्लड लेकर के एग्जिट हो रही है, यहाँ आई फिल्टर हुई, फिर जो बचा कुचा जो ब्लड है उसे लेकर एग्जिट हो रही है। एग्जिट होकर देखो इफरेंट आर्टेरियोल, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, जो ये इफरेंट आर्टेरियोल ही है, यही जो है ये पेरिटिब्यूलर नेटवर्क बनाती है। ये ब्लड वेसल्स का जो तुम जाल देख रहे हो, ये जो वासा रेक्टा देख रहे हो, बेसिकली अगर ये टिब्यूल वाली जगह पे होता है तो उसे हम वासा रेक्टा कहते हैं। अभी सब समझ में आएगा धीरे धीरे, मैं जो ये टर्म्स ले रही हूँ मुझे पता है, ठीक है, सुनो बस अभी, ठीक है। तो ये वासा रेक्टा है, ये कौन बनाता है? ये इफरेंट आर्टेरियोल बनाती है। एफरेंट तो सिर्फ लेके आ रही है, फिर ग्लोमेरुलस तक जाएगी, फिर इफरेंट आर्टेरियोल जो है ये पीसीटी डीसीटी के अराउंड और लूप ऑफ हेनले के अराउंड जो है ये ब्लड नेटवर्क बनाती है, ठीक है, डन। अब आगे समझाती हूँ, ये पहले स्ट्रक्चर एक बार आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो ये देखो, तो ये हमारा ये जो हिस्सा है ये है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर ये है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर ये है हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप देखो, डिसेंडिंग इसलिए बोल रहा है क्योंकि नीचे जा रहा है, असेंडिंग इसलिए बोल रहा है क्योंकि ऊपर जा रहा है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर भी मतलब एक मजेदार चीज़ ये होती है कि ये आधा पोर्शन उसका थिक होता है और थोड़ा बहुत पोर्शन जो है थिन होता है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं कहेंगे पर बेसिकली उसके अंदर थिक पोर्शन भी होता है, जो उसकी जो ये है लेयर है, तो यहाँ पे थिक पोर्शन होता है, यानी कि थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहेंगे इसे, और इसे कहेंगे थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर ये आता है डीसीटी, फिर ये डीसीटी जो है कनेक्टिंग डक्ट के अंदर खुल जाता है। मुझे पता है कितना समझ में आया, मैं भरोसा नहीं कर रही तुमको समझ में आया। तो इसको आगे देखते हैं,
ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये डायग्राम था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्रॉन शोइंग ब्लड वेसल्स, डक्ट एंड ट्यूब्यूल्स। तो इसके अंदर सब कुछ था। देखो ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर ये इन दोनों को ही हम हेनलेज लूप कहते हैं। फिर ये वासा रेक्टा, वासा रेक्टा किसने बनाई? इफरेंट आर्टेरियल ने बनाई। ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल है, ये हमारा एफरेंट आर्टेरियल जो ब्लड लेकर के आ रहा है। यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया। तो डन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा? प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, मतलब अब ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ये आगे जा रहा है। मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम बना ही देती हूँ अच्छे से। हमारा वुमेन्स कैप्सूल, इतना तो समझ में आ गया सबको, ठीक है। ये निकली हमारी PCT, ठीक है। इसको ऐसे नहीं करते, एक काम करते हैं सादा बेटर। देखो कुछ ऐसे, ये है हमारा वुमेन्स कैप्सूल, ये है हमारी PCT। उसने बोला था ना हाईली कॉइल्ड, तो भैया इतना ही कॉइल्ड करेंगे, नहीं तो ज़्यादा करेंगे तो समझ ही नहीं पाओगे। फिर ये है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। फिर ये है हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, तो देखो ये है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर ये ऊपर उठेगा, ये है हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये इधर ऐसे क्या, पहले बना ही लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ये ओपन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। सब अच्छा बन गया है, इसे कहीं ख़राब बना है भैया, इसे भी अच्छा कर लो। देखो टन 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 टक 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 डन। अब यहाँ पे भी बता, सबको तो लाल लाल कर लिया, आप समझाएंगे कैसे? चलो फिर भी इसे भी लाल कर देते हैं। देखो ये एफरेंट आर्टेरियोल, ये हमारी बनी कैपिलरी, ठीक है। ये हमारी गई इफरेंट आर्टेरियोल। अब ये पूरा एकदम हमारी कैपिलरी का नेटवर्क बन गया। अब देखो मैं बता रही हूँ, तमीज़ से सुनो, बहुत फोकस के साथ, ठीक है। ये मैंने बताया ग्लोमेरुलस, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ ग्लोमेरुलस। ये मैंने बताया वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। शायद ज़्यादा गंदा लिख दिया। तो ये मैंने बताया वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अब यहाँ से हमारा टिब्यूलर वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि हमारी जो नेफ्रॉन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है रीनल टिब्यूल्स की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारा जो है वो टिब्यूल वाला जो चीज़ है वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल आया, फिर ये बताया मैंने PCT यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, फिर ये हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये नीचे जाना, फिर ये हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। फिर ये हमारा DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, फिर ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है, पर देखो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। दिस इज़ आवर PCT, दिस इज़ आवर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस इज़ आवर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये है हमारा DCT, ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब अच्छी चीज़ तुमने ये मतलब ऑब्जर्व कर रहे होगे कि देखो ये इफरेंट आर्टेरियोल निकली है, PCT, कलेक्टिंग डक्ट, इन सबको ऐसे ये कवर करते हुए जा रही है, ठीक है। तो मैं अगर इसको देखो, मैं इसको ना रेड कलर नहीं ऑरेंज कलर से करते हैं। तो ये इफरेंट आर्टेरियल कुछ इस तरीके से निकलती है, ये एक नेटवर्क बनाती है, ये यहाँ तक इसका नेटवर्क बनता है। तो ये नेटवर्क फॉर्म करती है, यहाँ तक इसे नेटवर्क फॉर्म करती है, ठीक है। ये इफरेंट आर्टेरियोल निकलती है और ब्लड वेसल्स का ऐसे जाल फैला देती है, ठीक है। और जो जाल जो है वो इस पोर्शन के अराउंड होता है, हमारी लूप ऑफ हेनले के अराउंड होता है, उस पोर्शन उसको हम कहते हैं, उस जाल को कहते हैं वासा रेक्टा। बस इतना दिमाग लगाना था, आगे देखते हैं, समझते जाते हैं, ठीक है। तो PCT हेयर पिन शेप जिसे हम कहते हैं हेनले लूप, एक हेयर पिन शेप। हमने पहले PCT की बात कर ली कि पहले PCT आया, ठीक है। सबसे पहले वुमेन्स कैप्सूल आया, वुमेन्स कैप्सूल के बाद क्या आया? PCT आया, जो कि क्या है मतलब काफी ज्यादा क्या है वो कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं PCT के बाद अगर हम चलते हैं आगे, तो क्या आया? PCT के बाद अभी मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, फिर लूप ऑफ हेनले आती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है। इसके बाद हेनले लूप आई। हेनले लूप क्या है, उसका उसकी विशेषता, हर किसी की विशेषता देते चल रहा है, ठीक है। तो हेनले लूप क्या है? एक हेयर पिन शेप। अगर किसी ने हेयर पिन देखी हो, जो बन बनाने में, जूड़ा बनाने में लड़कियां यूज करती हैं, तो वो ऐसे टाइप की हेयर पिन लगाती है, ठीक है। तो वो हेयर पिन शेप किसका है? हेयर पिन शेप हेनले लूप का। तो अ हेयर पिन शेप्ड हेनले लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टिब्यूल्स व्हिच हैज अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। मैंने बताया नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग, ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग। तो जिसके पास हेनले लूप के पास 2 चीजें हैं, डिसेंडिंग लिम्ब, दूसरा असेंडिंग लिम्ब। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एज अनदर हाईली कॉइल्ड टिब्यूल्स रीजन कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अभी मैंने बताया दिस इज आवर डिसेंडिंग, फिर ये ऊपर असेंडिंग, फिर
असेंडिंग से बनता है DCT, यानी हैनले लूप में भी 2 पार्ट हो गए, फिर उसके बाद बनता है DCT। डन। तो the ascending limb continues as another highly coiled tubular region called distal convoluted tubule DCT. The DCT of many nephrons open into a straight tube called collecting duct. जो DCT है बहुत सारी नेफ्रॉन्स की, देखो यहाँ पे ये ऐसे नहीं बना रखा है फालतू में ब्रांचेस, ठीक है, यहाँ पे किसी और नेफ्रॉन की DCT यहाँ आके ओपन हो रही होगी, ये किसी और नेफ्रॉन की जो है DCT अगर मैंने मानो यहाँ बना रखी किसी और नेफ्रॉन की, तो वो यहाँ आके ओपन हो रही होगी, यानी कि एक बेसिकली जो एक नेफ्रॉन है उसका पार्ट कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, पर ये कलेक्टिंग डक्ट सिर्फ एक नेफ्रॉन का ही पार्ट नहीं है। समझ में आया जो कहा, जो ये कलेक्टिंग डक्ट है इट इज अ पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन, बट दिस कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओनली वन नेफ्रॉन, ये काफी सारी कई नेफ्रॉन्स का पार्ट होता है, एक ही कलेक्टिंग डक्ट। तो द DCT ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कनेक्टिंग डक्ट। डन, ठीक है, मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस। फिर वो बहुत सारी जो है, अब ये जो DCT है, देखो देखो देखो, ये मैंने नहीं बताया आपको, इसी वक्त के लिए मैंने छोड़ रखा था। ये अब ये जो तुम्हें ये जो स्ट्राइएशन दिख रही है किडनी के ऊपर, ऐसी कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती, ये जो स्ट्राइएशन तुम्हें दिख रही है, जैसे तुमने पढ़ा होगा स्केलेटन सिस्टम में, स्केलेटल टिश्यू में पढ़ा होगा, कार्डियक टिश्यू के अंदर तुमने पढ़ा होगा, इसमें स्ट्राइएशंस कुछ दिखती हैं, ठीक है, पर यहाँ पे कोई स्ट्राइएशंस नहीं है, यहाँ पे स्ट्राइएटेड अपीयरेंस है। किसकी अपीयरेंस है? नेफ्रॉन के अंदर मतलब किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, तो जो हमारा ये रीनल पिरामिड है इसके ऊपर यहाँ पे स्ट्राइएशन अपीयरेंस है। क्यों अपीयरेंस है? हमारी जो किडनी होती है उसके अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, अब ये जो है इसके अंदर इस किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन है, ठीक है, तो ये जो हमें ये लंबा लंबा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये हमें कलेक्टिंग डक्ट ही दिख रही है। समझ में आया? तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, अब ये ओपन किस में हो रही है? कलेक्टिंग डक्ट जो है ये ओपन हो रही है कैलाइसिस के अंदर। तो बस यही लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा अच्छे से बता दिया। तो मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस, तो काफी इनमें से काफी जो है वो रीनल पेल्विस के अंदर जाकर के ओपन होती हैं, लाइक यहाँ से कैलाइसिस में, रीनल पिरामिड्स के अंदर, फिर कैलाइसिस यानी कि माइनर कैलाइसिस, मेजर कैलाइसिस, फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा रीनल पेल्विस। डन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? मैनी ऑफ विच, देखो फिर से पढ़ता है, द DCT ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलाइसिस। ठीक है, देखो वही बात है कि मेडुलरी पिरामिड्स के थ्रू वो कैलाइसिस में ओपन होती हैं और फिर कैलाइसिस से वो कहाँ जाती हैं? रीनल पेल्विस में जाती हैं। डन 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 डन, ओके, ठीक है, तो ये लाइन भी काफ़ी अच्छी है, क्वेश्चन बन सकता है अगर डेथ में बनना चाहे तो मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलाइसिस। अब आगे चलते हैं, द माल्फीजियन कॉर्पसल्स, मैंने बताया था ना आपको क्या था, ठीक है, the Malphizian corpuscle, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle into the medulla. Done? सुनो, मैंने बस ये बोला कि जो मैंने अभी ये देखो, ये हमारा बेसिकली हमारा मेडुलरी मैंने बनाया है, ये बनाया मैंने मेडुलरी पिरामिड बनाया, ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जो माल्फीजियन कॉर्पसल्स है, माल्फीजियन कॉर्पसल के अंदर क्या क्या आता है? बोमेंस कैप्सूल और क्या आता है? ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये दोनों मिलकर के माल्फीजियन कॉर्पसल्स बनाते हैं, माल्फीजियन कॉर्पसल्स। तो ये कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये ऐसे, जूम कर देते हैं, तो ये ऐसे, ठीक है, फिर इसको हमेशा मुझे ऐसे ही करना चाहिए, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो जो हमारा माल्फीजियन कॉर्पसल्स है, यानी कि ये हमारी ग्लोमेरुलस और ये हमारा बोमेंस कैप्सूल, ये हमारा PCT और DCT, ये हमेशा कॉर्टेक्स रीजन में रहता है। मैंने बताया था बाहर वाला रीजन इज कॉर्टेक्स और अंदर वाला इज मेड्यूला। और हमारा जो ये कलेक्टिंग डक्ट और हमारा जो ये लूप ऑफ हेनले है, ये मेड्यूला रीजन के अंदर रहता है। अब इसके अंदर भी एक मज़ेदार बातें हैं, पहले इसको समझते हैं, इतना समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है। तो ये द माल्फीजियन कॉर्पसल्स PCT एंड DCT ऑफ द नेफ्रॉन, द माल्फीजियन कॉर्पसल्स PCT and DCT of the nephron, the Malphizian corpuscle, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney. तो ये कॉर्टेक्स वाले cortical region of the kidney में situated होते हैं, ठीक है। Whereas the loop of Henle deeps into the medulla, और loop of Henle deeps into the medulla, तो जो ये loop of Henle है deeps into the medulla, whereas
कहा गया वेयर एज द लूप ऑफ हेनले डीप्स इनटू द मेडुला इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द medulla. Some nephron are called cortical nephron. In some of the nephron, the loop of Henle is very long and run deep into the medulla. These nephron are called juxtamedullary nephron. इसमें भी देखो दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ. दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, वही बात लिखिए जो मैं यहाँ पर समझा रही हूँ. यहाँ पे एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है juxtamedullary नेफ्रॉन. ठीक है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. तो डिफरेंस क्या होता है? ये हमारा मेडुलरी पिरामिड है, ठीक है, ये हमारा कॉर्टिकल वाला रीजन है, कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये हमारा लूप ऑफ हेनले है, ये हमारा डीसीटी है, ये हमारा ये हो गया. ठीक है, मैंने ज़्यादा ही बड़ा कर दिया, इसको इतना भी नहीं होना चाहिए. ये कुछ इस तरीके से हो गया. ठीक है, वहीं दूसरा ये ले लें, ये लिया मैंने, ये है, ये हमारा ये हमारी लूप ऑफ हेनले है, देन ये डीसीटी, देन ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, तो शायद आप डिफरेंस समझ गए होगे, मैंने जो स्टेटमेंट पढ़ी उससे भी समझ गए होगे. फिर मैं बताती हूँ. जो हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं ना, ये हमारे बॉडी में 85% होते हैं. इसलिए हम लिखा था कि मोस्ट ऑफ दी नेफ्रॉन. ठीक है, यहाँ पे अगर आप लाइन पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट लाइन कि कहा गया मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट. तो मेजॉरिटी मैंने बताया, तो मेजॉरिटी क्या है कि 85% नेफ्रॉन जो होते हैं आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन. कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कॉर्टिकल रीजन के अंदर ही है, और मेडुला के अंदर जो है, बाहर कॉर्टेक्स अंदर मेडुला. तो मेडुला के अंदर जो इनकी लूप ऑफ हेनले है और डीसीटी है वो शॉर्ट है. ठीक है, डन. तो अगर ये 85% है तो ये 15% हो जाएंगे. ठीक है, 15% नेफ्रॉन ऐसे हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लूप ऑफ हेनले है वो शॉर्ट होती है. इट्स सुपरफिशियली पेनिट्रेटेड इनटू मेडुला, मतलब जस्ट ऊपर से बहुत थोड़ा सा ही पेनिट्रेट करती है मेडुला के अंदर, बहुत कम जाती है, या तो एब्सेंट ही होती है, तो दिखाई नहीं देती, तो बहुत ही थोड़ी होती है. तो वासा रेक्टा इज आइदर एब्सेंट. अब मैंने बताया था कि वासा रेक्टा किसके अराउंड होती है? वासा रेक्टा होती है हमारे लूप ऑफ हेनले के अराउंड. अब लूप ऑफ हेनले ही यहाँ पे छोटी है. कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले छोटी होती है. अब जिसकी लूप ऑफ हेनले छोटी है उसकी वासा रेक्टा छोटी होगी, तो वासा रेक्टा इज आइदर एब्सेंट और रिड्यूस. तो इस केस में जो हमारी वासा रेक्टा होती है, जिसको मैंने बताया था ये ब्लड कैपिलरी जो कि इफरेंट आर्टेरियल बना रहे होते हैं, तो जो ये ब्लड कैपिलरी हमारी जो वासा रेक्टा है ये या तो बहुत शॉर्ट होती है, जैसे यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत है तो ये बहुत शॉर्ट होती है, या तो एकदम रिड्यूस होती है. तो वासा रेक्टा इज आइदर एब्सेंट और रिड्यूस सिंस शॉर्ट लूप ऑफ हेनले बट रेस्ट पेरिटिब्यूलर कैपिलरी प्रेजेंट, पर बाकी पेरिटिब्यूलर कैपिलरी जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है. ठीक है, और इसका जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, इसका जो काम होता है ये केवल और केवल एक्सक्रीशन में इसका काम होता है. ठीक है, मैंने बताया था किडनी के दो फंक्शन है, एक एक्सक्रीशन का, दूसरा ऑस्मोरेगुलेशन का. ठीक है, अब वहीं आते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की बात करते हैं. तो हमने देखा कि ये 15% होती है, मोस्ट ऑफ द कॉर्टिकल ही होती हैं, पर ये 15% होती हैं. इसका क्या होता है? जो लूप ऑफ हेनले है और जो इसका कलेक्टिंग डक्ट है, तो बेसिकली इसका जो लूप ऑफ हेनले है ये डीपली पेनिट्रेट करता है. देखो अंदर तक जा रहा है, इससे ज़्यादा अंदर तक गया है. तो चूंकि इसका लूप ऑफ हेनले बड़ा है तो इसकी वासा रेक्टा बड़ी होगी. इसकी जब वासा रेक्टा बड़ी होगी तो वो वेल डेवलप्ड होगी. जब वो वेल डेवलप होगी तो लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है, तो इसका जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरी होता है, जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरी है वो प्रेजेंट होगी और बहुत अच्छे से वेल डेवलप प्रेजेंट होगी. तो इसका काम क्या करेगी? ये एक्सक्रीशन में भी काम करेगी और ऑस्मो रेगुलेशन में भी काम करेगी, पर ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीशन में करेगी, ऑस्मो रेगुलेशन में काम नहीं करेगी. तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर और कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर. बस यही बात वहाँ पे लिखी थी. अब आगे चलते हैं. तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कहता है? द मालफिजियन कॉर्पसल PCT एंड DCT ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी वेयर एज द लूप ऑफ हेनले डीप्स इनटू द मेडुला. वही डीपली पेनिट्रेटेड. ठीक है, लूप ऑफ हेनले डीप्स इनटू द मेडुला इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला. सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन. इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स the loop of Henle is very long and run deep into the medulla. These nephron are called juxtamedullary nephron. Juxtamedullary nephron, ये इतना लंबा नाम है तो कुछ फंक्शन भी तो एक्स्ट्रा करेगा ना. तो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों में परफॉर्म करता है, पर वहीं कॉर्टिकल नेफ्रॉन जस्ट ओनली परफॉर्म एक्सक्रीशन. ठीक है,
द इफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ये मैंने बता चुकी हूँ, ये इफरेंट आर्टेरियोल कहाँ से निकल रही है, इमर्ज आउट हो रही है, कहाँ से हो रही है, ग्लोमेरुलस से। द इफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल के अराउंड, ये हमारी क्या है, ये पीसीटी, डीसीटी, बोमेंस कैप्सूल, ये हमारी बोमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी, ये क्या है, ये रीनल टिब्यूल है। तो द इफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस form a fine capillary network around the renal tubule called the peritibular capillary, PTC, peritibular capillary. A minute vessel of this network run parallel to the Henle loop forming a U-shaped vasa recta. वही पेरिटिब्यूलर कैपिलरी जो है, जो कि इफरेंट आर्टेरियोल से होते हुए आ रही है, जो कि ग्लोमेरुलस से इमर्ज आउट हुई है, वो अगर लूप ऑफ हेनले के अराउंड जाती है, लूप ऑफ हेनले के अराउंड होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, ठीक है। तो वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। डन 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 डन, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।